दोस्तों, बीजेपी क्यों चाहेगी कि राहुल गांधी की राजनीति चमके? आखिर एनडीए क्यों चाहेगा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो? वो क्या है ना दोस्तों कि पॉलिटिक्स और जिंदगी में हमेशा 2+2 4 नहीं होता। कई बार कैलकुलेशन और समीकरण कैसे पलट जाएं, कैसे बदल जाएं, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, सरकार एक बिल लेकर आई वक्फ संशोधन बिल के नाम पर। पहले इस बिल को लेकर उसने मीडिया में पूरा माहौल बनाया, उसके बाद इस बिल को पेश किया गया संसद में, फिर कहा गया कि इसको जेपीसी में भेजिए, और जेपीसी में भेजवाने वाले भी उनके अपने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। फिर जेपीसी में विपक्ष की बात बिल्कुल दरकिनार करते हुए, विपक्ष के सुझाव दरकिनार करते हुए वहां से बिल पास हुआ और उसके बाद दोबारा संसद में पेश हुआ। और कल आधी रात संसद में केवल वक्फ संशोधन बिल पर ऐसे बहस हो रही थी जैसे मानो इस देश के पास कोई और मुद्दा है ही नहीं, देश का अर्जेंट मुद्दा यही है। लेकिन इन सब के बीच, इस कवायद के बीच, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी गाहे बगाहे ना चाहते हुए भी राहुल गांधी को राजनीतिक फायदा और माइलेज पहुंचा चुकी है। वहीं दूसरी ओर अब सवाल दोस्तों एनडीए की मजबूती पर भी है। वो एनडीए जिसकी मजबूती की बातें खास तौर पर 4 जून के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद और बढ़ चढ़ कर कही जाती है, क्योंकि मोदी जी अब राजनीतिक बैसाखियों पर है। सब जानते हैं मोदी जी का बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। वो कितना एकजुट है, वो एक बार फिर से एक वक्फ संशोधन बिल ने दोस्तों दिखाया है। दोस्तों, कल से हमें एक बात बताई जा रही है, मैंने भी आपको यही बात बताई कि जब करीब 12 घंटे बहस हुई और जब आधी रात को 12 बजे के बाद इस पर वोटिंग हुई, तो वोटिंग में इस बिल पर लोकसभा में 288 वोट पड़े। ठीक है, 288 बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। किसी भी बिल को पास कराने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 चाहिए। एनडीए के पास 288 था, बिल्कुल बहुत सही है। और जो विरोध में वोट पड़ा वो 232 था। ठीक है, अब दोस्तों आ जाते हैं एनडीए के असली आंकड़े पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी बहुमत से दूर हो गई तो अकेले बीजेपी के पास थी 240 सीटें, राइट। चंद्रबाबू नायडू के पास थी 16 सीटें, जेडीयू के पास थी 12 सीटें। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसके पास 7 सीटें और चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सीटें। उसके बाद बाकी और 10 से जोड़कर एनडीए के कुल बनते हैं 293 सीटों के साथ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, एक मासूम सवाल मेरे मन में है कि जब एनडीए का आंकड़ा पूरा 293 का है, तो फिर एनडीए के ये कौन से सहयोगी हैं जो केवल 288 की संख्या में ही संसद में पहुंचे थे? ये अपने आप में सवाल इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि कल पूरा दिन दोपहर तक, जब तक जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने बोलना शुरू नहीं किया और टीडीपी ने अपना पक्ष नहीं रखा, तब तक ये सस्पेंस था कि नीतीश नायडू साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो हर किसी की नजर ना नीतीश नायडू पर थी, लेकिन कोई ये नहीं देख पाया कि जो इस बिल के समर्थन में वोट पड़ा है वो पूरा का पूरा एनडीए का आंकड़ा है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों एनडीए का आंकड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया, चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सांसद हैं, जेएसपी के पास 2 सांसद हैं, आरएलडी जयंत चौधरी के पास 2 सांसद हैं, जेडीएस के पास 2 सांसद हैं, यूपीपीएल 1 सांसद, एजीपी 1 सांसद, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, उसके पास 1 सांसद, एनसीपी अजित पवार की एनसीपी उसके पास 1 सांसद, एसकेएम के पास 1 सांसद, अपना दल एस के पास 1 सांसद, एजेएसयूपी के पास 1 सांसद। तो इनमें से कौन मिसिंग था? दोस्तों, नायडू की पार्टी के सारे सांसद मौजूद थे, मान लिया। चिराग पासवान की पार्टी के सारे सांसद थे, मान लिया हमने कि जेडीयू के भी सारे सांसद मौजूद थे। तो फिर अगर सब मौजूद थे तो 293 जो पूरा आंकड़ा है एनडीए का, वो इतना कम कैसे हो गया? वो 288 कैसे हो गया? वो कौन मिसिंग था? एनडीए के किस सहयोगी ने एनडीए का साथ इस बिल में नहीं दिया? यह अपने आप में बताता है दोस्तों कि इस बिल को लेकर एनडीए भले ही अपने बड़े सहयोगियों को साधने में कामयाब रही हो, क्योंकि उनके बड़े हित हैं। भाई, चंद्रबाबू नायडू के हित बहुत बड़े हैं ना, सरकार में रहना उनके लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है, और उनको हर लिहाज से फायदा है। भाई, केंद्र सरकार से कौन अपने हाथ पीछे खींचना चाहेगा? लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा दोस्तों कि 293 वाला एनडीए 288 पे कैसे आ गया? एक बिल पर सरकार अपने सारे सहयोगियों को एक नहीं कर पाई, जबकि जो विपक्ष का वोट पड़ा है दोस्तों 232 पड़ा है। वही इंडिया गठबंधन का लोकसभा के अंदर टोटल आंकड़ा है 235 और जो विरोध में वोट पड़े हैं बिल के लिए वो है 232, यानी कि मात्र 3 वोटों का अंतर इंडिया गठबंधन में पड़ा तब, जबकि सीटों वाइज इंडिया और एनडीए में भारी फर्क है। लेकिन दोस्तों एनडीए के सांसदों में 5 की संख्या की कमी आ गई। 5 तो काफी ज्यादा है। अब चिराग पासवान के पास तो है ही 5 सांसद,
ये मेरा पहला सवाल था जो मैं बड़ी मासूमियत से पूछ रही हूँ। और साथ में दोस्तों दूसरा सवाल जो मेरे मन में आया वो ये कि इस बिल के पीछे जो पूरी रणनीति है वो अमित शाह की है। कल से आप देखिए अमित शाह लगातार सदन में मौजूद है। कल आधी रात तक सदन में मौजूद रहे, वोटिंग के बाद भी सदन में मौजूद रहे, और आज भी राज्यसभा में जैसे ही बिल पेश हुआ अमित शाह सदन में आ गए। बार बार उठकर विपक्ष के सांसदों को जवाब देने का काम भी अमित शाह कर रहे हैं। अभी भी अमित शाह सदन में मौजूद हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि रात तक जब आज वोटिंग होगी तो भी सदन में अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो अमित शाह एक तरह से सरकार की तरफ से एक चेहरा है इस बिल को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अमित शाह जिस बिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार की तरफ से, एक तरह से अमित शाह जिस बिल को इतना जोर लगा रहे हैं आगे करने में, वो अमित शाह उन साथियों को अपने साथ नहीं ले पाए जो अमूमन उनके साथ रहे हैं। मैं बात कर रही हूं दोस्तों बीजू जनता दल की। नवीन पटनायक की पार्टी पिछले 10 सालों में इस सरकार के गाहे बगाहे साथ रही है। एनडीए का हिस्सा नहीं रही नवीन पटनायक की पार्टी, ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही। लेकिन जब भी कोई बिल कहीं से फंसा तो सरकार को बीजेडी का साथ मिला, कैसे भी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। लेकिन नवीन पटनायक को इस बार न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में, जो कि साथ में होते हैं लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा में, उनको सत्ता गंवानी पड़ी और लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई बीजेडी की। दोस्तों उड़ीसा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया, केवल एक सीट कांग्रेस पार्टी की आई, बाकी बीजेपी ने बहुत शानदार वहां परफॉर्म किया। लेकिन इस परफॉर्मेंस ने दोस्तों आप कह सकते हैं कि अब उनका एक सहयोगी जो एक तरह से उनके साथ रहता था, मॉरली कह लीजिए या इनडायरेक्टली कह लीजिए, उसको अलग कर लिया है। आज राज्यसभा में नवीन पटनायक की पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में तो नहीं है, वो बड़ी मजबूती से अब इस बिल के विरोध में अपनी बात रख रहे थे। यानी आप कह सकते हैं कि भले ही बीजेडी के पास आज लोकसभा की सीटें ना हो, बीजेडी आज राज्य में कोई बड़ी पावर ना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बीजेडी कोई राजनीतिक दल नहीं है। भाई ओडिशा में तो अभी भी उनकी मौजूदगी है ना। आज भी सत्ता गंवाने के बाद नवीन पटनायक ने महंगाई के मुद्दे पर कुछ महीनों पहले एक रैली बुलाई, तो उस रैली में इतनी भीड़ जुट गई कि लोग हैरान रह गए। लोग भी बड़े हैरान थे कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार के विरोध में कोई नेता रैली बुलाता है तो इतनी भीड़ भी जुट सकती है। तो नवीन पटनायक अब भी बड़े नेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ओडिशा की राजनीति उनके बिना अधूरी है, उनकी पार्टी हार गई है वो अलग बात है। लेकिन एक बड़ी बात देखिए कि नवीन पटनायक ने इस बिल से न केवल दूरी बनाई बल्कि सरकार की आलोचना करते हुए स्टैंड वही लिया जिसका, जो कि बेसिकली इंडिया गठबंधन का। दूसरा एक और दल दोस्तों वाईएसआर कांग्रेस बेसिकली आंध्र प्रदेश का आप कह सकते हैं विरोधी दल है चंद्रबाबू नायडू का, और इनकी लोकसभा में केवल 4 सीटें हैं। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस ने भी न केवल मजबूती से विपक्ष के सुर में सुर मिलाया, इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाया, बल्कि इसके विरोध में वोट किया लोकसभा में। अब मुझे नहीं पता राज्यसभा में वोटिंग के वक्त ये दोनों पार्टियां क्या करती है, क्योंकि वोटिंग आधी रात तक, मुझे लगता है रात तक ही होगी, और हो सकता है शाम तक या रात तक ही हो, इतनी जल्दी अभी तो बहस चल रही है। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस ने लोकसभा में इस बिल के खिलाफ न केवल बोला बल्कि वोट किया। ये इस बात की तस्दीक करता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के मुद्दे जितने बड़े होंगे उतना साथ इंडिया गठबंधन को उन पार्टियों का मिलेगा जो अब तक गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी थे। और जाहिर तौर पर दोस्तों इससे इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो बड़ा होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आज सुबह भी अपनी वीडियो में बोला था दोस्तों, ये जो वक्फ बिल आ रहा है इससे बीजेपी अपने कोर वोटर जो मैसेज दे रही है, वो कोर वोटर तो वैसे भी बीजेपी को वोट देता है। वो अलग बात है कि उस कोर वोटर ने भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, अयोध्या में हरा दिया। मैं बार बार कहती हूँ बीजेपी अगर बहुमत से दूर हुई है, मोदी राजनीतिक बैसाखियों पर है आज, तो वह इसलिए नहीं है कि वो तमिलनाडु में हारे। तमिलनाडु में तो सीटें वैसे भी नहीं आई थी पहले भी बीजेपी की। वो इसलिए है क्योंकि वो यूपी हारे, वो इसलिए है क्योंकि वो राजस्थान में वो सीटें हार गए जो उनकी अपनी थी, या पश्चिम बंगाल में वो सीटें हार गए। उनका स्ट्रांग होल्ड, मोदी ने अपने स्ट्रांग होल्ड में अपनी साख गंवाई है और ये बीजेपी अच्छे से जानती है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस बिल के जरिए बीजेपी अपने कोर वोटर को फिर अपने साथ रख तो देगी, जो कि वो हर साल 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे वो उसके साथ रहे, लेकिन उसका जो विरोध का वोट है वो एक मुश्त उसके खिलाफ और मजबूती से खड़ा हो जाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इसका सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि वहां मुस्लिम मतदाता बहुत बड़े तादाद में है। इसके अलावा इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है, या फिर आने वाले वक्त में तमिलनाडु में चुनाव होने हैं उसका भी डीएमके को इसका फायदा मिल सकता है, या फिर जब केंद्र की राजनीति होगी तो राहुल गांधी की पार्टी को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद है बीजेपी के बाद। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये एक ऐसी राजनीति है जिसमें
मोदी अमित शाह को अगर ये लग रहा है कि 2+2 4 हो जाएगा, तो ये 2+2 2 भी हो सकता है और 2+2 5 भी हो सकता है, लेकिन किसके फेवर में, इस पे अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिल पास होते ही कोई वोट पर तब्दील नहीं होता। किसने सोचा था कि भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी अयोध्या हार जाएगी? तो ये कह देना कि बीजेपी को इस बिल से वोट एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन ये दिख रहा है कि इस बिल को पास कराते वक्त बीजेपी ने अपने वो सो कॉल्ड पुराने साथी भी खो लिए, जो कम से कम 10 साल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सदन के अंदर उसका साथ दे रहे थे, और इंडिया गठबंधन ने अपने नए साथी भी जोड़ लिए अपने कुंभ में। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।